नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, भारत में आने वाले विभिन्न चक्रवात जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। हाल ही में ताउक्ते और यास चक्रवात हमें देखने को मिले हैं। उस तरीके से हमारी सिर्फ जनजीवन पे ही नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे, राज्यों की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार पहुंचता है और इससे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि और क्या किया जा सकता है जिससे हम हमारा नुकसान जो है भविष्य में ये होने वाले और जो चक्रवात है उससे होने वाला नुकसान जो है वो हम बचा सके। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि कैसे हम स्वच्छ ऊर्जा के जो सोर्सेस है जिससे यहाँ पर प्रदूषण नहीं फैलता और जिससे स्वास्थ्य को हानि भी नहीं होती है, जैसे एलपीजी हो गया। तो इस स्कीम के बारे में भी, उज्ज्वला स्कीम जो है उसका दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले कौन सी स्कीम्स थी उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में थोड़ा जान लेंगे इस आर्टिकल में। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निचली अदालतों के बारे में बताया गया है, उन पर जो कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो निचली अदालतें हैं इन पर किनका अधिकार रहेगा, उसके बारे में निम्न में से किस आर्टिकल में बताया गया है। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 214, आपका ऑप्शन बी है अनुच्छेद 235, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 345, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। वह यह है कि भारत में कौन कौन से आपदाएं आती है जो बहुत त्रासदी फैलाने वाली आपदाएं रहती, तो भारत को किन बड़ी आपदाओं ने यहाँ पर प्रभावित किया है और इससे जो नुकसान होता है इसको कम करने के लिए, भविष्य में भी जो नुकसान हो सकता है इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आपका उत्तर जो है वो 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि बात करता है भारत में आने वाले चक्रवातों के ऊपर। तो भारत में हाल ही में ताउक्ते और यास ये चक्रवात हमें देखने को मिले जो कि गुजरात के साथ साथ उड़ीसा, हमारे मतलब वेस्ट और ईस्ट दोनों कोस्ट पे इन्होंने प्रभाव डाला। तो जो ये चक्रवात है पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा हमें देखने को मिला है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो समुद्र की सतह का तापमान है वो बढ़ा है, खासकर जो हमारा उत्तरी भारतीय महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर है उसमें। उसके अलावा जियो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो भी परिवर्तित हुई है भारत में, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं भारत के जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल स्टेट्स है, इनमें साइक्लोन्स चक्रवात बहुत ज्यादा आजकल देखने को हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो फ्लड्स के बाद में, बाढ़ के बाद में ये सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव माना जाता है। 29% जो डिजास्टर, जो डैमेज होता है फ्लड से, उसका 29% हमें चक्रवात से देखने को मिलता है। और कॉस्ट के माध्यम से अगर देखें तो 29% और डैमेज के माध्यम से देखें तो 62% चक्रवात से, साइक्लोन से होता है। वही 1999 से 2020 तक की अगर बात करें तो इन 20-21 साल के जो गैप में हमको देखने को मिलता है कि $2,990 मिलियन से $14,920 मिलियन का यहां पर नुकसान हुआ है। मतलब अपने आप में 9 गुना जो है नुकसान पैसों के माध्यम में, अर्थव्यवस्था के माध्यम में बढ़ गया है। उसके अलावा भारत ने इस बीच अपनी 2% जीडीपी जो है वो इन नुकसान, चक्रवात से होने वाले नुकसान के कारण खोई है। वही हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उसका 15% हमने खोया है इन 20-21 सालों में। उसके अलावा अर्थक्वेक के बाद में अगर बात करें तो ये थर्ड मोस्ट लीथल डिजास्टर से माना गया है। 42% नुकसान यहां से देखने को हमें मिलता है भूकंप के अनुपात में। तो भारत में 2021 में अगर बात करें जो चक्रवात आए, इससे 199 लोगों की, 199 लोगों की मृत्यु हुई। वही 37 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हुए। भारत अगर बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7th वर्स्ट हीट कंट्री है। तो अपने आप में काफी फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर जो है भारत में देखने को मिले, इसके कारण भारत को 7वीं सबसे ज्यादा प्रभावित देश इसे माना गया है। तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा ने काफी सुर्खियां बटोरी है जिस तरीके से उन्होंने, उड़ीसा राज्य ने यहाँ पर चक्रवातों से निपटा अपना किया है
उसी के साथ में इनकी जो जनसंख्या है और जो जीवित व्यक्ति है वहां पर उनकी रक्षा की है। जीवित सिर्फ व्यक्ति नहीं, मवेशियों की भी रक्षा की गई है उड़ीसा के द्वारा, जिसके कारण हाल ही में जो चक्रवात हुए उससे एक भी यहाँ पे फैटिलिटी हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हुई है। बहुत बड़े मापदंड पे अगर हम देखें तो बहुत बड़े मापदंड पे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है उड़ीसा की, ये किसी से छुपा नहीं है। तो जरूरत है कि जो हमारी तैयारियां है उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। अब जब हम तैयारियों की बात करते हैं तो यहाँ पर जरूरी है कि नेचर की तरफ से जो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो मैंग्रोव्स को बहुत कम हुआ है, मैंग्रोव्स की संख्या, इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, इसे भी मजबूत करने की आवश्यकता है। हमको पक्के हाउस बनाने की आवश्यकता है, कंक्रीट के घर बनाने की जरूरत है, खासकर जो पुअर लोग हैं, जो गरीब हमारी जनसंख्या है। उसके अलावा ऐसी जनसंख्या जो कि वल्नरेबल एरियाज में रहती है, जो वल्नरेबल जनसंख्या है, इनमें अवेयरनेस, जागरूकता के साथ साथ इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके अलावा सेंटर और स्टेट को सामंजस्य बिठा के कदम उठाने की आवश्यकता है और डिजास्टर मिटिगेशन मेजर उस हिसाब से डिजाइन करने की आवश्यकता है। ये बताया गया इस आर्टिकल में कि ये कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि क्लीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हाल ही में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च की गई, जिसमें 1 करोड़ एडिशनल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शंस का एम रखा गया। हाल ही में इससे पहले भी कई कदम उठाए गए हैं। वैसे अगर इस योजना के बारे में हम बात करें, उज्ज्वला योजना शॉर्ट में से कहते हैं, तो इसका उद्देश्य है कि भारत के लगभग हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचे, एलपीजी गैस पहुंचे और जो स्वच्छ ईंधन के सोर्सेस है, जो क्लीन सोर्सेस है, साधन है ईंधन के साधन, वो सब तक पहुंचे। तो यहाँ पर खासकर जो लोअर इनकम फैमिलीज है इनको ये कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर ये जो कनेक्शंस दिए जा रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि कैसे हमारी जो जनसंख्या है उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित ना हो और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे। तो भारत में एलपीजी का यूज देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर स्लाइड में एलपीपी लिखा है, जब आपको फॉरवर्ड की जाएंगी तो मैं इसमें सुधार करके कोशिश करूंगा कि जो फॉरवर्ड हो सुधार करी हुई हो। तो एलपीजी यूज की अगर भारत में बात करें तो 2013 में सबसे पहले इसकी पहल उठाई गई। स्कीम का नाम था पहल स्कीम के द्वारा यहाँ पर एलपीजी कैसे हमारे अलग अलग तबके में पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, जिनसे उनके स्वास्थ्य पर बर्डन ना हो, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो ईंधन इकट्ठा करने का समय व्यतीत होता था, उसके अलावा ये समय दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सके। जैसे यहाँ पर वुमेन जो है उनको एजुकेशन दिया जा सकता है, उस समय में वो और दूसरे कार्य कर सकती है, साथ ही साथ अपनी आजीविका को भी बैलेंस कर सकती है और साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी कम प्रभावित होगा। तो 2016 में जब नई सरकार आई तो इन्होंने एलपीजी स्कीम को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से स्टार्ट किया। नीति आयोग ने ये रोड मैप रखा कि 2025 तक सबके घरों तक हम एलपीजी कनेक्शन पहुंचाएंगे। उसी के साथ में अगर बात करें तो 94% ऑफ ऑल हाउस होल्ड हैड कनेक्शन कनेक्टेड एज सितंबर 2019। तो 94% जो हाउस होल्ड तक पहुंच एलपीजी की पहुंचा दी गई, जो कि 14-15 में 56% थी। तो अपने आप में काफी ज्यादा इजाफा करा। लेकिन वही अगर हम हाल ही में जो स्टडीज हुई है उनके अनुसार अगर जाने तो बहुत से घरों में जहां पे ऑलरेडी एलपीजी कनेक्शन तो हमने दे दिया है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो वही जो हमारे पारंपरिक स्रोत है, गांवों में जो गोबर के कंडे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लकड़ियों का वापस इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक जो फैक्टर देखने को मिलता है ये है एक्सपेंसिव होने के कारण, महंगे होने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे वापस नहीं रिफिल करवा पा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एलपीजी इज अ बेटर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। ये हमें लोगों को भी समझाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये बात लोगों को आप समझाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आर्थिक स्थिति देखें तो पुअर हाउस होल्ड के पास में अगर पैसे ही नहीं है तो वो एलपीजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा दूसरा रास्ता इसका क्या हो सकता है, अगर उनके पास में पैसे नहीं है, उसको रिफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो दूसरा जरिया ये है कि हम अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढे, अफोर्डेबल अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढे। ऐसे हम दूसरे ईंधन सोचे जो कि इसके जगह हम इस्तेमाल किए जा सके और वो इतने महंगे नहीं हो। जैसे सोलर एनर्जी हो गया या कूलर कुकर्स हो गया या स्मोकलेस
चूल्हास हो गया, इनका भी काफी कदम उठाए गए थे पिछली सरकारों द्वारा। बायोगैस प्लांट्स हो गए। तो ऐसे कुछ कदम हम उठा जा सकते हैं जो कि अपने आप में चीप हो, सस्ते हो, जिससे जो हमारे पुअर हाउस होल्ड है वो भी उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। उसके अलावा जवाबदेही जो है वो सिर्फ सरकार की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे सरकार के साथ में हाथ मिला के अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है, और इसके लिए सरकार जो है वो कुछ इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण ये समाप्त होता है। इस वीडियो को आप सिर्फ ऑडियो के फॉर्म में भी हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे आप हमें सुन सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।